कहते हैं प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार करने के बाद साथ निभाना ये सबसे बड़ी इंसान की ज़रूरत बन जाती है। लेकिन इंसान जब इसी ज़रूरत में पड़ जाता है, पड़ने के बाद एक ऐसा जो हथकंडा अपना देता है जिसकी वजह से उसका पूरा घर परिवार भी तबाह होने के कगार पर पहुंच जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हुआ। एक प्रेमी और प्रेमिका ने भाग के अच्छे तरीके से अपने ही हिसाब से शादी भी कर लिया, लेकिन जब अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए एक ऐसा फैसला ले बैठे जिसकी वजह से प्रेमी और प्रेमिका जो होते हैं जेल के सलाखों के बीच पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। आज की घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बरेली ज़िला, और उसी का थाना लगता है फतेहगंज, और उसी का एक इलाका पड़ता है यानी कि मोहल्ला पड़ता है माली। वहीं के रहने वाले होते हैं सौरभ रस्तोगी, उनकी पत्नी होती है शैली। उनके टोटल उसी इलाके में 2 तल्ले के मकान होते हैं। निचले वाले तल्ले पर ज्वेलरी के शोरूम होता है और ऊपर वाले तल्ले पर पूरे परिवार सहित उस समय रह रहे होते हैं। लेकिन उनका एक अपना खास नौकर होता है विनोद, जो लगभग वहाँ से 2 किलोमीटर दूर फतेहगंज के ही सिरका के गांव का रहने वाला होता है। लेकिन वह नौकर जब वहाँ पर सौरभ के साथ उस समय काम करने लगता तो काफ़ी तौर तरीके से काम करता। लेकिन सुबह सुबह के टाइम जल्द से वही आकर दुकान खोलने के लिए दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और चाबी जो होता है नीचे से आवाज़ लगा कर ऊपर जो होता है सौरभ से मांग लेता है। आज दिन जो होता है विनोद का यही पेशा बन जाता है। हर दिन वह ज़रूर सुबह आता और ज़रूर जो होता है सौरभ को आवाज़ लगाकर चाबी के गुच्छे अपने पास रख के और दुकान का शटर ज़रूर का ज़रूर खोल देता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 3 मई 2014 का दिन होता है। तो वही सुबह सुबह का टाइम होता है। अब जैसे ही विनोद वहाँ पर वह सौरभ का दुकान खोलने के लिए वहाँ पर आता है तो देखता है कि शटर जो होता है वह उस समय तो बंद होता है, लेकिन बाहर जो साइड में जो उस समय चैनल होता है और शटर लगे हुए तो वह थोड़ा बहुत खुला होता है। वह सोचने लगता है कि इस समय सौरभ कहाँ गया होगा। लेकिन तब भी जो होता है उस समय चाबी मांगने के लिए ज़ोर ज़ोर से सौरभ कर आवाज़ लगाना शुरू कर देता है। काफ़ी बार आवाज़ लगाता है, लेकिन तब भी जो होता है विनोद की आवाज़ किसी के कानों में नहीं गूंजती। विनोद सोच बैठता है कि हो ना सकता है कि सौरभ जो होता है ज़रूर बाहर गया होगा। लेकिन आज तक ऐसा कभी पहले नहीं हुआ कि सौरभ जो होता है अगर बाहर जाता है तो वह ज़रूर अपना चैनल और साथ में शटर ज़रूर बंद कर देता है। लेकिन वह गया तो गया कहाँ। अब इसीलिए विनोद जो होता है उसी समय पड़ोसी के पास जाता है, सौरभ के बारे में पूछने लग जाता है। पड़ोसी जो होते हैं सौरभ के बाहर जाने से इनकार कर जाते हैं। अब जो होता है विनोद उसी समय उस शटर को खोलता है और जीने के सहारे प्रथम तल पे चढ़ जाता है। और जैसे ही चढ़ता तो वहाँ पर नज़ारा देखकर वह दंग रह जाता है, क्योंकि सौरभ जो होता है वहाँ पर उसके हाथ पैर जो होते हैं एक रस्सी के सहारे बंधे हुए अवस्था में होते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से मौत की नींद में सो चुका होता है। अब जैसे ही विनोद देखता है तुरंत ही पीछे ही पैर अपना खिसकाते हुए तुरंत ही नीचे जीने के सहारे उतर पड़ता है। अब इस चीज़ की सूचना जो होता है चिल्लाते हुए पड़ोसियों को दे बैठता है। वहाँ काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी विनोद जो होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने फतेहगंज में इस चीज़ की सूचना देता है। देने के कुछ ही मिनट बाद जो होता है वहाँ फतेहगंज के पुलिस थाने के इंस्पेक्टर जो होते हैं पहुँचते हैं और विनोद को लेकर उसी प्रथम तल पर चढ़ जाते हैं। तो देखते हैं कि सौरभ जो होता है दोनों हाथ पैर उसके बंधे हुए होते हैं और पूरी तरह से मौत के आगोश में सो चुका होता है। और उसके जो होते हैं माथे पर 2 गहरे गहरे गोलियों के निशान दागे हुए थे। पुलिस जो होती है अब उस समय सौरभ की बॉडी को पंचनामा करती है। पंचनामा करने के बाद कमरे की पूरी अच्छी तरह से तलाशी लेती है। तभी देखती है कि वहाँ जो कमरा है उसी कमरे में एक अलमारी रखा हुआ है। तो अलमारी जो होता है पूरी तरह से लगभग टूटी अवस्था में दिख रहा होता है। आसपास देखते तो काफ़ी सारे सामान बिखरे हुए होते हैं और वहाँ पर कुछ कांच की चूड़ियाँ होते हैं। अब इंस्पेक्टर समझ जाते हैं कि हत्यारों से काफ़ी जो होता संघर्ष किया है, इसके बाद यह मौत के गले लग गया है। अब पुलिस इसी दिशा में छानबीन करना शुरू कर देती है। जैसे अलमारी के पास जाती है, अलमारी को खोल कर देखती है तो उसमें जो होता है एक बाकस गायब है, जिसमें काफ़ी सारे ज्वेलरी के सामान रखे हुए होते हैं। अब इस बात को जो पता होता है वह सौरभ का जो उस समय नौकर होता है
विनोद को पूरी तरह से इस चीज़ का विश्वास होता है कि इसी लॉकर में काफ़ी सारे गहने रखे हुए थे जो पूरी तरह से गायब हैं। पुलिस तुरंत ही समझ जाती हो ना हो यह चोरी का मकसद से ज़रूर किया गया। अब पुलिस इसी दिशा में छानबीन करना शुरू कर देती है। अब विनोद जो होता है पुलिस उससे पूछने लग जाती है, क्या तुम्हें पता है आखिर इस घटना को कौन अंजाम दे सकता है? विनोद कहने लग जाता है, साहब हम तो एक इनके छोटे छोटे नौकर हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और पुलिस जो होता है तुरंत उसी समय और सौरभ की जो पत्नी होती है शैली को उसी समय नोएडा में फ़ोन करके सूचना दे देती है। और इसके बाद जो होता है अब सौरभ के जो पिता होते हैं बरेली के रहने वाले होते हैं, सुनील को इस चीज़ की सूचना मिल जाता है। और जैसे मिलता है सुनील जो होते हैं रस्तोगी उसी समय तुरंत ही घटना पर स्थल पहुंचते हैं। और जैसे पहुंचते नज़ारा देखकर सुनील रस्तोगी भी दंग सा रह जाते हैं क्योंकि उनका बेटा अब इस दुनिया में रहा नहीं। सुनील रस्तोगी वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस जो होती है सुनील रस्तोगी से इस बारे में बात पूछना शुरू कर देते हैं। सुनील रस्तोगी पुलिस के सामने कहने लग जाते हैं कि साहब हमारी जो बहू है असल में शैली 2 मई को ही वह अपने ही पास के इलाके जो होता है मौके पर उस समय जाकर नोएडा में एक सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए सुबह सुबह गई हुई थी। लेकिन 2 मई को ही वह जो होता है सौरभ की नानी जो थी इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। लेकिन अपनी नानी के पास गया था, वहाँ से लौट के कब आया हमें इसके बारे में नहीं पता, यह सब कैसे हो गया। अब पुलिस जो होती है जैसे इस केस में अब छानबीन करना शुरू कर देती है उसी कमरे में कि आखिर इस चीज़ का हत्यारा कौन हो सकता है। तभी जो होता शाम होते होते हुए जो होता है अब सौरभ की जो पत्नी होती है शैली भी आ धमकती है। शैली देखती है सौरभ के वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। और पुलिस इसी दिशा में इसी एंगल में छानबीन शुरू कर देती है। तभी पुलिस जब काफ़ी ध्यान से उस कमरे की निगरानी करना शुरू कर तभी पुलिस सोच बैठती है कि अगर यह चैनल जो है शटर जो है जो जीने के सहारे ऊपर आने वाला है असल में अब सौरभ के अलावा कौन खोल सकता है। अगर कोई होगा तो उसका करीबी होगा जो सौरभ से काफ़ी मिलता जुलता होगा। इसीलिए पुलिस तुरंत जो होती है सौरभ के बॉडी को पंचनामा करने के बाद अपही नदी के सरकारी अस्पताल बरेली के ही अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और पुलिस जो होती है अब सौरभ के जो पिता होते हैं सुनील रस्तोगी के ही तहरीर पर धारा 365 और धारा 302 के तहत नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद पुलिस अब इस केस में काफ़ी छानबीन के एंगल से अपना जो था सिलसिला शुरुआत करना शुरू कर देती है और करने भी लगती है। पुलिस जो होती है दूसरे दिन का वक्त होता है, उसी दिन पुलिस सबसे पहले अब सौरभ रस्तोगी का सबसे पहले मोबाइल नंबर का जो CTR डिटेल होता है उसको निकालती है। और जब उसको निकालती है उसी में एक चौंकाने वाला नंबर भी निकल के आता है और उसी में बार बार किसी से बात हुए जिक्र का नंबर भी आता है। तभी पुलिस जब उस नंबर के सारे डिटेल कॉल डिटेल को पूरी बार बार बारीकी से देखती है तो पता चलता जो लास्ट कॉल किया गया था वह सौरभ की अपनी पत्नी होती है शैली को किया गया था। लेकिन पुलिस जो होती है जब शैली से फ़ोन के द्वारा पूछती है शैली कहने लग जाती है कि हमसे सिर्फ 2 मिनट बात हुआ था कि आप कब आओगे, इसके बाद हमसे कुछ नहीं बात हुआ था। लेकिन जब पुलिस उससे पहले एक कॉल नीचे देखती तो वह जो होता है उसका नौकर का विनोद का कॉल होता है। तो पुलिस जो होती है कॉल कर विनोद से पूछ लेती है कि तुमसे किस लिए बात हुआ है। विनोद कहने लग जाता है कि साहब जो होता हमारे मालिक हमें रात में ही फ़ोन करके उस समय कुछ अर्जेंट काम के लिए बुला रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से हमने आने के इनकार कर दिया था, बस हमसे यही बात हुआ था। और पुलिस जब उस नंबर में एक अनजान नंबर का पूरा कॉल डिटेल निकालती है और उसका जो होता पूरा नाम पता निकालती है तो पता चलता है वह नंबर जो होता है इसी बरेली के ही बहेड़ी थाना पड़ता है और जुआ जवाहरपुर गांव पड़ता है। उसी गांव की रहने वाली होती है पूजा, जिसकी उम्र होती है मात्र 24 साल के आसपास। और पुलिस जैसे पूजा के बारे में अता बता पाती है, पुलिस जो होती है अब पूजा के घर पर तुरंत ही छापा मार देती है। और जैसे ही छापा मारती तो पता चलता है पूजा जो है अपने ही एक नया आशिक होता है राकेश गंगवार, जो असल में इसी गांव के बगल का रहने वाला मोहम्मदपुर गांव का रहने वाला होता है, जो 19 अप्रैल को ही अपने उसी आशिक के साथ अपने ही पिता का घर छोड़कर फरार हो गई थी, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटी। लेकिन पुलिस जब इस बात की सूचना पाती है तो पुलिस को विश्वास करते टाइम नहीं लगता कि हो सकता है पूजा अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दी हो। और पुलिस इसीलिए तुरंत जो होता अब उसी समय पूजा का मोबाइल नंबर जो होता है तुरंत ही कॉल पे लगा देती है। और जब कॉल मिलाती है तो पता लगता है उसका मोबाइल नंबर जो होता है स्विच ऑफ मिला देता है। मिलाने की वजह से पुलिस अब पूजा के मोबाइल नंबर को पूरी तरह से सर्विलांस पे लगा देती है। इसके बाद राकेश गंगवार के मोबाइल नंबर को भी सर्विलांस पे लगा दिया जाता है।
और पुलिस इसी एंगल में छानबीन करना शुरू कर देती है। तभी खबरी जो होते हैं वह अब राकेश और साथ में पूजा की तलाशी करने के लिए उसके गांव में पूरी तरह से लग जाते हैं। लेकिन खबरी को कोई पूजा के बारे में ना राकेश के बारे में कोई सूचना मिलता है कि इस समय पूजा और राकेश है कहाँ। काफ़ी खबरी मेहनत करते हैं लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता है। तभी 7 मई 2014 का दिन होता है, वही लगभग शाम का टाइम होता है। तभी खबरियों को ही पता लग जाता है कि राकेश और साथ में उसकी जो प्रेमिका है पूजा, दोनों इस समय इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। और जैसी ही खबर या खबर पाते हैं तुरंत इसकी सूचना जो होता है वहाँ के थाना प्रभारी को देते हैं। थाना प्रभारी सूचना पाने के बाद अपना जाल जो होता है इज्जत नगर पुलिस स्टेशन पे बिछा देते हैं। बिछाते हैं तुरंत ही पुलिस के हथकंडे जो होते हैं पूजा और साथ में उसका आशिक जो होता है राकेश गंगवार, वहीं जो होता है रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए एक बैग के साथ देख जाते हैं। पुलिस उन दोनों को तुरंत ही कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की टीम उसी समय फतेहगंज पुलिस थाने ले आती है। और जब ले आती है पुलिस उसी समय उनके सामने वही कॉल डिटेल निकाल के दिखा देती है। और जब दिखाती है बाहर जो होते हैं ज्वेलरी के साइड में जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उस सीसीटीवी कैमरे को फुटेज को भी जब दिखाते हैं तो यह फुटेज देखते ही पुलिस के सामने राकेश और साथ में उसकी जो प्रेमिका होती है पूजा पूरी तरह से पुलिस के सामने टूट जाते हैं। लेकिन जो रहस्य बताते हैं इसे सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले से ज़मीन से खिसक से जाती है। असल में पूजा जो होती है इसी बरेली के ही बहेड़ी एक थाना पड़ता है और वहाँ पर एक गांव पड़ता है जुआ जवाहरपुर। वहीं के रहने वाले होते हैं रामवीर जो होता है उनके पास कुछ खेती होता है। उसी खेती की बदौलत जो होता है अपने पूरे घर परिवार का खर्चा भी चलाते थे। और उनकी पत्नी होती है कमला, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है। लेकिन खूबसूरत के बावजूद जो थे उसके 3 बच्चे भी होते हैं। लेकिन तब भी वह देखने में इतनी खूबसूरत होती कि अगर उसको एक नज़र में कोई देखता तो कमला का एक ही नज़र में दीवाना हो जाता। लेकिन कमला का जो खर्चा होता है पूरी तरह से तेज़ और तर्रार से भरे होते हैं। कमला अपने खर्चे पूरा करने के लिए अपने पति से लड़ झगड़ बैठते थे। लेकिन उसी की जो मझली बेटी होती है पूजा भी उससे कुछ कम नहीं होती है। लेकिन इसी बीच कमला जो होती है अपने पति से पैसे को लेकर कई बार झगड़े तकरार कर देते हैं। लेकिन उसका जो पति होता है रामवीर उसी पैसे को लेकर कमला से काफ़ी बार झगड़े तकरार कर लेते हैं। लेकिन इनका जीवन इसी झगड़े तकरार का बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन जब कमला काफ़ी बार झगड़े तकरार करती है तो पति होता है रामवीर वह समझ जाता है कि हमारी पत्नी जो होती है हमारी ज़िंदगी तस से महस करने वाली है। इसलिए रामवीर जो होता है अपनी पत्नी को तुरंत ही कमला को तलाक देता है। कमला को तलाक देने के बाद कमला अपनी 3 बच्चों को लेकर उसी समय जो होता है अपने ही मायके मोहम्मदपुर चली आती है। अब मोहम्मदपुर आने के बाद अपने भाइयों के पास रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कमला के जो असल में अपने भाई होते हैं वह सोचने लग जाते हैं कि इस घर में बहन को रखना जो होता है खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए तुरंत उसके भाई और उसके जो पिता होते हैं उस समय लड़के की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। और जब करते हैं उनका मेहनत जो होता है काफ़ी जल्द से रंग भी लाते हैं। तभी पता चलता है इसी बरेली के ही जवाहरपुरा जो इलाका पड़ता है वहीं के रहने वाले होते हैं भूपाराम शर्मा जो होते हैं असल में वह एक सेनावृत्त के फौजी भी होते हैं। और जैसे ही अब उस समय कमला के भाइयों की चीज़ की सूचना मिलती है तुरंत ही अपनी बहन कमला की शादी करने के लिए भूपाराम के घर वालों से बात करते हैं। भूपाराम के घर वाले जो होते हैं तुरंत ही अब जाकर कमला से शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। क्योंकि भूपाराम शर्मा जो होता है असल में एक तलाकशुदा पति भी होता है। इसीलिए तुरंत के घर वाले राज़ी हो जाते हैं। और कमला जो होती है तुरंत ही अपना मायका छोड़कर जो होता है वह जाकर अपने 3 बच्चियों के साथ ससुराल में रहना शुरू कर देती है और रहने भी लगती है। लेकिन उसकी जो बच्ची होती है पूजा अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा खफा हुए रहती है क्योंकि उसकी माँ जो होती है उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी शादी तय कर ली थी। लेकिन पूजा जो थी अपनी माँ की बात को कभी भी वह अपने दिल पर नहीं लेती, वह अपनी बस मन की बात करती। लेकिन पूजा जैसे ही अपनी जवानी की दहलीज पर पहुंचती है तो इसी बीच उसके घर वाले जो होते हैं बरेली के ही एक कन्या डिग्री कॉलेज होता है उसी में जाकर आप पूजा का जो होता है बीए में एडमिशन करवा देते हैं। एडमिशन करवाने के बाद पूजा जो होती है उसी कॉलेज में आना जाना शुरू कर देती है। लेकिन जब पूजा को उसी कॉलेज से कभी छुट्टी मिलती तो अपनी ही नानी मोहम्मदपुर में आने जाने भी लगती है। काफ़ी ज़्यादा आना जाना लगा रहता है। लेकिन उसी मोहम्मदपुर का रहने वाले होते हैं होरी लाल, उन्हीं का एक अपना इकलौता बेटा होता है राकेश कुमार गंगावार, जिसकी उम्र होती है 26 साल के आसपास। राकेश कुमार गंगावार जो होता है उसी कॉलेज में जो होता है उस समय बीए सेकंड ईयर की पढ़ाई भी कर रहा होता है। लेकिन उसी बीच पढ़ाई करते वक्त जो होता है वह अपने पास के इलाके में जाकर
वह नौकरी भी करता है, नौकरी की बदौलत अपना पढ़ाई भी करता है। समय के साथ राकेश गंगवार का जो जीवन होता है अपने पिता के बल पर बीतना भी शुरू हो जाता है। तभी जैसे ही अब राकेश गंगवार जो होता है अपने कॉलेज के लिए रास्ते में निकलता है, तो उसी कॉलेज के रास्ते में जो होता है उसके ही कॉलेज की बगल की जो कन्या महाविद्यालय था उसी की रहने वाली पूजा भी होती है। उससे जैसे ही नज़रें मिलता है तो देखकर एक ही नज़र में राकेश गंगवार पूजा का दीवाना हो जाता है। दीवाना होने के बाद दोनों आपस में मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं। करने के बाद दोनों के बीच रातों रातें बातें हुआ करती थी। लेकिन बातें ऐसे होती थी कि अगर एक दिन राकेश गंगवार पूजा से बात ना करता तो पूजा दूसरे दिन ज़रूर राकेश गंगवार से आकर उस चीज़ की शिकायत ज़रूर कर देती। लेकिन तभी राकेश को लगने लगता कि पूजा भी हमें दिल से चाहने लगी है, और राकेश भी को लगने लगा कि अब हम भी पूजा को पूरी तरह से चाहने लगे। दोनों के बीच इसी बीच प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है यूँ ही चलना शुरू हो जाता है और चलने भी लगता है। तभी इसकी जानकारी जो होता है उस समय मोहम्मदपुर के गांव के जितने भी लड़के होते हैं कॉलेज में पढ़ने वाले, लगभग लमसम सबको पता चल जाता है। तो इन्हीं के द्वारा जो होता है राकेश के जो पिता होते हैं होरीलाल को भी पता चल जाता है। होरीलाल जैसे इस बात की जानकारी पाते हैं तुरंत ही उस समय सोचते हैं कि अब हमारे बेटे का पैर फिरकने वाला है। तुरंत ही अपने बेटे के शादी के लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर देते हैं और उनकी तलाशी भी जल्द से जल्द पूरा हो जाता है। तभी पता चलता है बरेली के ही नवाबगंज जो इलाका पड़ता है उसी गांव की रहने वाली एक लड़की है, काफ़ी खूबसूरत है। और जैसे ही अब होरीलाल इस चीज़ की जानकारी पाते हैं तुरंत ही बेटे राकेश की जो होता है मंगनी उस समय उस लड़की से करवा देते हैं। लेकिन जैसे इस चीज़ की सूचना जो होता है राकेश पाता तो राकेश जो होता है अपने पिता के खिलाफ़ नहीं होता। लेकिन उधर जो होता है पूजा के जो पिता होते हैं भूपा राम को पता चलता है और साथ में पूजा की माँ कमलों को पता चलता है, तो वह दोनों सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब हमारी बेटी जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी है, वह कभी भी अपना कदम इधर से उधर कर सकती है, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी बदनामी हो जाएगी। तुरंत ही अब जो होता भूपा राम शर्मा और उस समय उसकी जो माँ होती है पूजा की कमला, दोनों अपनी बेटी के लिए रिश्ते की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। उनका रिश्ता जल्द से जल्द पता भी चल जाता है। पता चलता है इसी बरेली के ही मीरगंज थाना पड़ता है और वहीं धनेली गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला एक हैंडसम सा लड़का है। और जैसी कमला को पता चलता है तुरंत ही उस लड़के के परिवार वालों से जाके बात करके अब जो होता है उस समय उन दोनों की मंगनी करवा दी जाती है। लेकिन जैसे पूजा को पता चलता, पूजा जो होती है तुरंत ही अपनी माँ से इस रिश्ते के बारे में भड़कती हुई इनकार करना शुरू कर देती है। अब कमला जो होती है अपनी बेटी से लड़ने की वजह जाकर इस चीज़ की शिकायत अपने पति से करती है। लेकिन उसका जो पति होता है तुरंत ही आकर अपनी बेटी को काफ़ी समझाता है। लेकिन पूजा जो होती है अपनी बात पे अड़ जाती है, क्योंकि वह पूजा जो होती है काफ़ी ज़िद्दी किस्म की लड़की भी होती है। पूजा वह ठान लेती है कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ राकेश गंगावार से, इसके अलावा हम किसी से शादी नहीं करेंगे। लेकिन जब पूजा जो होती है दूसरे दिन राकेश गंगवार के पास जाती है, वह कहने लग जाती है कि हमारी भी शादी तय होने वाली है, लेकिन तुम्हारी भी हो गई है, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन गंगवार जैसे इस बात को सुनता है तुरंत ही वह जो होता है उस समय पूजा से शादी के लिए इनकार करना शुरू कर देता है। वह कहने लग जाता कि हमारे पिता जहाँ भी हमारी शादी करवा रहे हैं वह काफ़ी बढ़िया शादी करवा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे इस बात की जिक्र जो होती है पूजा सुनती है भन्ना आ जाती है। वह कहने लग जाती है कि हम शादी करेंगे सिर्फ तुमसे करेंगे, लेकिन तुम्हें भी किसी से करने नहीं देंगे। पूजा अपने घर चली आती है। रात भर वह सो नहीं पाती। दूसरे दिन का वक्त होता है। पूजा भन्नाते हुए तुरंत ही राकेश के पास पहुंच जाती है। वह कहने लग जाती है कि अगर तुम हमसे शादी नहीं करोगे हम जाकर थाने में तुम्हारे खिलाफ़ दुष्कर्म का आरोप लगाकर तुमको जेल के अंदर डलवा देंगे। लेकिन जैसे ही इस बात के राकेश गंगवार सुनता है तुरंत ही वह उसी समय एक भीगी बिल्ली बनकर घर वापस लौट आता है। काफ़ी सोच समझ कर दूसरे दिन पूजा से फ़ोन के द्वारा बात करता है और तुरंत उसे शादी करने के लिए फैसला ले लेता है। फैसला लेने के बाद दोनों जो होते हैं उसी समय अपना घर जो होता है छोड़ छाड़ कर भागने का फैसला कर लेते हैं। तभी 19 अप्रैल 2014 का दिन होता है। उसी दिन अब राकेश गंगवार और साथ में पूजा जो होते हैं बिना बताए अपना घर छोड़कर भाग कर जो होता है राकेश अपने ही मामा ओम प्रकाश के घर, असल में जो रहने वाले होते हैं उसी बरेली के ही देवरनिया थाना, और वहीं पर एक गांव पड़ता है जमुनिया गांव, वहीं के रहने वाले होते हैं। राकेश तुरंत ही पूजा को लेकर वहीं पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वहां एक मंदिर में जो होता है रीति रिवाज के तहत पूजा के साथ शादी कर लेता है। पूजा जो होती है कुछ दिन अब रहकर उसी समय राकेश के साथ अपने मामा के यहाँ एक कमरे के किराए में रहकर अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन पूजा के जो ख्वाब होते हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं।
इतनी बस की बात नहीं थी कि राकेश बिना कमाए उसके ख्वाबों को पूरा कर सके। लेकिन तभी जो होती है पूजा के सामने ऐसा शर्त रख देती है, वह कहने लगती है कि हम दोनों अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए किसी भी हद तक गुजर सा सकते हैं, इसके लिए कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े। राकेश जो था पूजा की बात मान लेता, क्योंकि उसकी खूबसूरती को देखकर वह दीवाना हुआ पड़ा था। तभी दोनों एक षड्यंत्र बनाते हैं। उसी षड्यंत्र के तहत जो होता है, अब पूजा जो होती है, पूजा की जो नानी होती है, जो मोहम्मदपुर की रहने वाली होती है, पूजा अपने जब नानी के यहाँ गई हुई थी तो उसी बीच अपनी नानी को लेकर जो होता है पूजा एक ज्वेलरी शॉप पे गई थी। वह ज्वेलरी शॉप वाला मालिक कोई और नहीं होता है, वह सौरभ रस्तोगी होता है, जिसके पिता का नाम सुनील रस्तोगी होता है। सुनील रस्तोगी जो होते हैं फतेहगंज के ही माली इलाके के रहने वाले होते हैं। सुनील रस्तोगी एक छोटा मोटा दुकान खोलकर अपने इलाके में चला भी रहे होते हैं ज्वेलरी का। तभी जो होता है उनको एक ही लड़की से उस समय प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद अपने बेटे को अपने ही काम पे छोड़कर उस समय जाकर उस लड़की की शादी कर लेते हैं। लेकिन जो होता है सौरभ जो होता है अपनी दुकान की जिम्मेदारी उठाने के लिए, अपनी दुकान को चलाने के लिए काफ़ी जो होता है जद्दोजहद कोशिश करता है। उसकी कोशिश जो होती है जल्द से जल्द रंग भी लाते हैं। और सौरभ जो होता है अपना एक बड़ा सा दुकान अपने ही फ्लैट नीचे वाले तल्ले में खोल लेता है। उसकी दुकान जो होता है काफ़ी बेधड़क चलना शुरू हो जाता है और पैसे भी आने लगते हैं। तभी जो होता है ठीक 4 साल पहले जो होता है सौरभ अपनी शादी जो होता है उसी के दूर के इलाके की रहने वाली शैली नाम की एक लड़की से कर लेता है। करने के बाद अपनी ज़िंदगी जब बिताना शुरू कर देता, बीतने भी लगता है। उसी बीच शैली को 2 बच्चे भी होते हैं। अब बच्चों के साथ इनकी ज़िंदगी बीत लेती है। लेकिन तभी घटना से ठीक 2 महीने पहले ही पूजा का मुलाकात उसकी नानी के थ्रू सौरभ से हो जाता है। सौरभ की यहाँ जो होती है अपनी नानी के साथ पूजा सामान लेने के लिए जाती है और जैसे एक ज्वेलरी की मांग करती है तो सौरभ जो होता है वह ज्वेलरी निकाल के दिखा देता है। लेकिन सौरभ का जो नज़र होता है वह पूजा के ऊपर टिक जाता है, क्योंकि पूजा जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है। और देखते देखते पूजा की नज़र जो होता है सौरभ के ऊपर पड़ जाता है, तो पूजा ही देखते ही पहचान जाती है कि सौरभ की नीयत क्या कह रहा है। पूजा जो होती है अब उसी के चक्कर में जो होता है उसी समय लगी रहती है। पूजा कैसे तैसे कर कर सौरभ का उसी समय मोबाइल नंबर ले लेती है। लेने के बाद अपनी नानी के साथ जो होता है कुछ बातें करती है वहीं पर, और कहने लग जाती है उसकी नानी कि जब भी हमारी कभी जो होती है बेटी आपके पास सामान लेने आए तो बिना पैसे के सामान दे दीजिए, क्योंकि आगे का पैसा हम आपको पेमेंट कर देंगे। सौरभ तुरंत ही समझ जाता है। अब पूजा अपनी नानी के साथ अपने घर चली आती। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम पूजा जो होती है सौरभ के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है और उससे तुरंत ही मीठी मीठी बातों में, लफ्ज़ों में उसको फंसाना शुरू कर देती है और कहने लग जाती है कि तुम तो कितने हैंडसम हो, कितने सुंदर हो, आखिर तुम्हारी पत्नी कितनी सुंदर होगी। तो सौरभ जो होता तुरंत ही तिक्का मार बैठता हुआ कहने लग जाता है कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की हमने आज तक देखी नहीं। अब पूजा तुरंत ही भांप जाती है कि सौरभ की नीयत इस समय क्या कह रहा है और तुरंत फ़ोन काट देती है और इस चीज़ की जानकारी राकेश को देती है। वह कहने लग जाती है कि हमारे हाथ एक बहुत बड़ा मुर्गा आ गया है जिसके पास करोड़ों की ज्वेलरी पड़ी है। अब जैसे ही राकेश सुनता है तुरंत ही पूजा से तुरंत ही इस काम को अंजाम देने के लिए, उसका साथ देने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। इसी षड्यंत्र के तहत पूजा से कहने लग जाता है कि तुम सौरभ को कैसे भी तैसे कर कर अपने जाल में फंसाओ। हम उसके जो होते हैं जाल में फंसा कर उसके जितने लगभग कुछ ना कुछ तो ज्वेलरी ज़रूर हाथ में आएंगे और उसी ज्वेलरी को लेकर अपनी ज़िंदगी काफ़ी ऐशो आराम से बिताएंगे। पूजा जो होती अब राकेश गंगवार की बात मान लेती है। मानने के बाद लेकिन जैसे पूजा मौका पाती, मौका पाने के बाद कैसे ना तैसे बहाना मार कर वह जो होता है उस समय सौरभ के दुकान पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वहां बैठकर मीठी मीठी बातें करती। दोनों में ऐसा लगता है कि प्रेम प्रसंग का सिलसिला वहीं पर शुरू हो जाता। होने के बाद जो होता है पूजा जब अपने घर आती तो जब भी पूजा को पैसे की ज़रूरत पड़ती तो पूजा सौरभ के पास फ़ोन करके पैसे मांग लेती। सौरभ जो होता है इस तरह उसका फिदा हो गया था कि सौरभ बिना जाने पहचाने पूजा के अकाउंट में कभी कभी पैसे लगा देता है। लेकिन पूजा को जब मोबाइल रिचार्ज करवाना होता तुरंत ही सौरभ के नंबर पर कॉल कर देती। और सौरभ का जो असल में अपना ही एक नौकर होता है विनोद, उससे तुरंत पैसे कुछ देकर उससे रिचार्ज करवा देता। अब यही सिलसिला आए दिन चलने लगता है। लेकिन जब पूजा समझने लगती कहीं हमसे या सौरभ कहीं दूर ना चला जाए, इसीलिए पूजा जो होता एक ऐसा बेहुदा जाल फेंक देती है कि पूजा को अपने हुस्न के जाल में फंसाने के लिए पूरा प्लान बना देती है। वह कहने लग जाती है कि हम तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारा जो शरीर देखने में काफ़ी हैंडसम है। और जो होता सौरभ समझ जाता है कि इससे अच्छी लड़की जो होती है हमें नहीं मिल सकती। सौरभ जो होता इसी फिराक में लगा रहता है। कहने लगता है ठीक है, जब हमारे पास अच्छा टाइम आ जाएगा तो हम तुम्हारे साथ रिलेशन बनाने के लिए समय बता देंगे। और सौरभ भी इसी फिराक में लगा रहता है। 25 अप्रैल 2014 का दिन होता है। इस दिन सौरभ की जो पत्नी होती है
सहेली वह अपने मायके जाने वाली होती है, लेकिन उसके मायके जाते वक्त जो होता है सहेली का पेट अचानक इतना दर्द करने लगता है कि वह परेशान होता है। परेशान होने की वजह से सौरभ अपनी पत्नी को लेकर एक प्राइवेट अस्पताल में जाता है। प्राइवेट अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर जो होते हैं उसके जो होता है गर्भावस्था में एक चमड़ी पर काफ़ी मरीज़ बता देते, जिसकी वजह से सौरभ घबरा जाता है। अपनी पत्नी को लाकर अपने ही कमरे में कुछ दिन रखता है। रखने के बाद जो होता है और जैसे ही 2 मई 2014 का दिन होता है तो सुबह सुबह का टाइम होता है। सुबह सुबह के टाइम में जो होता है अपनी पत्नी को इलाज करवाने के लिए अपनी ही नौकर विनोद के साथ उसी समय नोएडा के एक सरकारी अस्पताल में उस समय भेजवा देता है। अपनी पत्नी को जब भेजवा देता है तो उसी समय उसके ही मोबाइल पर सुबह लगभग 9 बजे उसके ही नानी के यहाँ से फ़ोन आ जाता है कि तुम्हारी नानी का देहांत हो गया। अब जो होता सौरभ जैसे सुनता है तुरंत ही काफ़ी शाम से ज़्यादा शाम के बाद तुरंत अपनी बाइक उठाता है तो अपनी नानी के यहाँ चला जाता है। नानी के यहाँ से लगभग वहाँ छुट्टी लेकर कैसे न तैसे बहाना मारकर शाम तक अपने उसी जो होता है शोरूम वाले ज्वेलरी पर पहुँच जाता है। और जैसे पहुँचता नीचे तो उसी समय जो होता है सौरभ अपनी प्रेमिका जो होती है पूजा के पास फ़ोन कर देता है। कहने लगता कि आज हमारे पास काफ़ी बेस्ट मौका है, तुम इसी वक्त हमारे पास आ जाओ। और पूजा जैसी इस बात को सुनती है तुरंत खुशियों से उछल पड़ती है। और इस चीज़ की सूचना पूजा अपने प्रेमी जो होता है राकेश गंगवार को दे देती है। राकेश गंगवार जो होता है तुरंत ही इस काम को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। पूजा को बैठाकर माली के उसी मार्ग में पहुंचता है। शाम का टाइम हो जाता है तो पूजा को पहले ही लगभग 800 मीटर की दूरी पर उतार देता है। उतारने के बाद अपनी बाइक लेकर वहीं बाहर खड़ा हो जाता है। और पूजा जो होती है उसी समय सौरभ की दुकान की तरफ बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद पूजा ऊपर चली जाती है, लेकिन सौरभ जो होता है वहीं बाहर खड़ा रहता है। तभी देखता है कि सामने एक शादी समारोह हो रहा है। उसी समारोह में जाता है। जाने के बाद राकेश जो होता है वहाँ जाकर आराम से खाना स्पेंड करता है। स्पेंड करने के बाद बाहर आता है और वहीं जो होता है काफ़ी सारे शराब की पैक लगा लेता है। कुछ देर नशे में अपनी बाइक पास खड़ा रहता है, लेकिन एक बाइकर आता है उसी समय। अब जो होता है वह राकेश की बाइक पर टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से राकेश उस बाइकर से भिड़ जाता है। भिड़ने के बाद वहाँ से राकेश जो होता है तुरंत अपनी बाइक छोड़कर वह उसी समय ज्वेलरी के पास आके खड़ा हो जाता है। और वहाँ जो घटना हुआ था उस घटना की सूचना जो होता है थाने में पहुँच जाती है। थाने पहुँचने के बाद राकेश का जो बाइक होता है उस बाइक को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है। अब इधर जो होता है राकेश अच्छे समय का इंतज़ार करता है। तभी जो होता पूजा जैसे ही वह दरवाज़ा और चैनल खोलकर ऊपर चढ़ती है फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ देखती है कि वहाँ सौरभ जो होता है बैठा हुआ है। उसके पास जाकर तुरंत ही मूड बनाना शुरू कर देती है और जैसे करने लगती है तो मीठी मीठी बातें पूजा सौरभ से करती है। तो उसी बीच सौरभ को जो होता है शौच लग जाता है। शौच करने के लिए अपने 3rd फ्लोर पे बचे हुए शौचालय की तरफ चला जाता है। तभी पूजा सोच लेती है कि आज हमारे पास काफ़ी अच्छा मौका है। तो पूजा अपने ही पर्स से 3 नींद की गोलियां निकालने के बाद उसी समय उसके ड्रिंक में मिला देते हैं। और जैसे ही सौरभ नीचे पहुंचता है तो पूजा जो होती मीठी मीठी बातों में उलझा कर सौरभ को वही ड्रिंक पिला देते हैं। पिलाते ही जो होता सौरभ कुछ मिनट बाद बेहोश हो जाता है। तो पूजा तुरंत इसी की सूचना अपने प्रेमी राकेश गंगवार को फ़ोन के द्वारा देती है। राकेश गंगवार जैसे सूचना पाता है तुरंत ही वह चैनल खुला होता है, उसी चैनल के सहारे ऊपर आ जाता है। तो पूजा जैसे इशारा करती है तो राकेश गंगवार तुरंत ही उसके सीने पर चढ़कर तुरंत ही अपने जेब से रिवाल्वर निकाल कर उसके ही सर पर 2 गोलियां दाब देता है। लगने लगता है कि अब दुनिया छोड़ के चला गया, लेकिन इसी बीच पूजा जो होती है उसके दोनों हाथ पर पहले से बांध रखती है ताकि हिल डुल ना सके। राकेश गंगवार पूरी तरह से अब समझ जाता है कि इस मामले को हम पूरी तरह से अंजाम दे चुके हैं। देने के बाद जो होता है अब जो होती है पूजा वहाँ अलमारी के पास जाती है। तो वहाँ अलमारी को जो होता है पूजा खोलने लगती, खुलती नहीं है। तभी राकेश गंगवार जाता है उस अलमारी को जोर से खींचता है, काफ़ी मेहनत करता है, तभी अलमारी टूट जाता है। टूटने के बाद जो होता है उसमें लगभग 600 ग्राम ज्वेलरी और 5000 रुपये नकद रखे थे। राकेश गंगवार और पूजा जो होते दोनों कब्जे में लेते। कब्जे में लेने के बाद राकेश गंगवार अपनी ही जेब से एक तेज़धार हथियार निकालता है। हथियार निकालने के बाद वह जो होता है सौरभ जो होता है सौरभ के गले पर दे मारता है। दे मारने के बाद पूजा और साथ में राकेश गंगवार तुरंत ही नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद सौरभ अपनी बाइक ढूंढता लेकिन नहीं पाता, लेकिन वहीं पास में किसी का बाइक खड़ा होता है। तो जो होता है उस समय राकेश उस बाइक को लेकर पूजा को बैठाकर तुरंत ही उसी समय अपने ही बहनोई के घर चला जाता है। जाने के बाद वहाँ लगभग 2 से 3 दिन का वक्त बिताता है। 2-3 दिन का वक्त बीत जाता है के बाद पूजा को उसी समय एक आइडिया बताता है कि हमारे पास काफ़ी सारे गहने आ गए हैं, इस गहने को लेकर हम कहीं चलो भाग चलें। पूजा तुरंत ही राकेश के साथ तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद तभी 7 मई 2014 का दिन होता है। उसी बीच पूजा और साथ में राकेश गंगवार जो होते हैं इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पर ट्रेन का वेट करते हैं।
लेकिन उसी समय पुलिस के हथकंडे चढ़ जाते हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के सामने जो सच्चाई आता है, इससे सुनने के बाद पुलिस की टीम काफ़ी जो होती है दंग सा रह जाती है। दंग रहने के बाद पुलिस की टीम इन दोनों को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।